हेलो स्टूडेंट, आज 10th कक्षा का सेकंड वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भोजन के बारे में जानकारी ले ली थी, भोजन के अवयव के बारे में बात कर ली थी, साथ के साथ संतुलित भोजन किसे कहते हैं उसके बारे में भी हमने बात की है। इसके अलावा हमने संतुलित भोजन की कमी के कारण से यानी असंतुलित भोजन को लेने के कारण से कौन कौन से रोग होते हैं उनके बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की। आज हम नए बिंदु पे बात करेंगे, वो है मानव स्वास्थ्य। मानव स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे हैं। मानव स्वास्थ्य की पहले तो सबसे पहले परिभाषा क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। सामान्य रूप से हम बोलते हैं कि वह व्यक्ति स्वस्थ है, उसका स्वास्थ्य अच्छा है, लेकिन विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है वह मनुष्य जिसका शारीरिक व मानसिक विकास पूर्ण होता है तथा शरीर क्रियाविधि व मानसिक क्रियाविधि के मध्य संतुलन रहता है। इस स्थिति को स्वास्थ्य कहते हैं। ठीक है, वापस ध्यान से देख लेना। वह मनुष्य जिसका शारीरिक और मानसिक विकास पूर्ण होता है, यानी पूर्ण रूप से वह विकसित होता है, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से, तथा शरीर क्रियाविधि और मानसिक क्रियाविधि के मध्य संतुलन बना रहता है। जैसा मन यानी मस्तिष्क जैसा सोचता है वैसा ही शरीर क्रियाविधि कर रहा है, तो हम कहेंगे कि वह स्थिति क्या कहलाएगी? स्वास्थ्य कहलाएगी। अर्थात हम उस मनुष्य को कहेंगे कि वह मनुष्य स्वस्थ है। अब यहाँ पे बात आगे बढ़ती है, मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम बात करते हैं, तो मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक सबसे पहले उनको दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो होते हैं जन्मजात कारक, और दूसरे होते हैं बाह्य कारक। दूसरे क्या होते हैं? बाह्य कारक। जन्मजात कारक मतलब आनुवंशिकीय विकास।
आनुवंशिकी विकार, जैसे कि कोई डाउन सिंड्रोम का रोगी है, कोई टंडन सिंड्रोम का रोगी है, कोई अन्य किसी प्रकार से जीनीय संरचना में विकृति के कारण से जो रोग होते हैं वो सब जन्मजात कारक में आते हैं। दूसरे होते हैं बाह्य कारक, और बाह्य कारक के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे क्योंकि हमारे कोर्स में बाह्य कारकों के बारे में बात की गई है। और बाह्य कारकों में सबसे पहले जो बात की गई है वो बात की गई है जल। जल के बारे में बात की गई है। बाह्य कारकों के अंदर सबसे पहले जो जल है, जो कारक है जो हमें प्रभावित करता है, हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, उसके बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जल किस प्रकार से हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि जल शुद्ध कौन सा होता है, यानी शुद्ध जल के कौन कौन से गुण होते हैं, अशुद्ध जल के कौन कौन से गुण होते हैं, या कौन कौन सी अशुद्ध जल पीने से हमें हानि होती है, जल के हमारे शरीर में क्या कार्य है, वो सब हमें यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले हम जल के बारे में बात कर रहे हैं। शुद्ध जल किसे कहते हैं, यानी शुद्ध जल के गुण। शुद्ध जल के गुण, शुद्ध जल के गुण। शुद्ध जल अर्थात प्रकृति में पाया गया जल जिसका घटक की संरचना किस प्रकार की होनी चाहिए उसके बारे में बात कर रहे हैं यहां पर। पहले शुद्ध जल का पीएच, शुद्ध जल का पीएच प्राकृतिक रूप से न अम्लीय होना चाहिए, अम्लीय होना चाहिए, न अम्लीय होना चाहिए, न क्षारीय होना चाहिए। अब यहाँ पे एक बात ध्यान से समझना, मैं डायरेक्ट भी बोल सकता था कि शुद्ध जल का पीएच 7 होता है, लेकिन आपको पता है कि जब प्रकृति के अंदर जल, चाहे वो वर्षा काल से प्राप्त हो या किसी भी अन्य प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त हो, उसमें कुछ प्राकृतिक संरचनाएं भी घुल जाती है, मिल जाती है, जिसके कारण से शुद्ध जल को हम पीने योग्य जल ले रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो वो हल्का, यानी हल्का मतलब 6 से 7 के बीच में या 7 से 8 के बीच में उसका पीएच हो सकता है, यानी हल्का अम्लीय या हल्के क्षारीय भी हो सकता है। वो जल हमारे लिए किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता है। एकदम 100% पीएच 7 वाला जो जल है वो प्रयोगशालाओं में ही काम में लिया जाता है, जिसे हम शुद्ध जल के रूप में यानी अशुद्ध जल कहते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये बात कही है कि शुद्ध जल का पीएच प्राकृतिक रूप से न तो अम्लीय होना चाहिए न क्षारीय होना चाहिए, क्योंकि वर्षा जल में भी कई प्राकृतिक जो वायुमंडलीय घटक है वो भी उसमें घुल जाते हैं, इसलिए उसका पीएच पूर्णतः 7 नहीं रह पाता है। फिर भी हम उसका यूज करते हैं, लेकिन वो हमें किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता है। तो इसलिए ध्यान रखना है, शुद्ध जल का यानी एकदम अशुद्ध जल का ही पीएच 7 होता है, जबकि हम यहाँ पर पूरी तरह से शुद्ध जल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हल्का वो अम्लीय भी हो सकता है, हल्का क्षारीय भी हो सकता है, तो वो भी शुद्ध जल की श्रेणी में आता है। दूसरा नंबर 2, अघुलनशील, अघुलनशील अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, यानी उसमें नग्न आंखों से देखी जाने वाली अशुद्धियां, जैसे कि कई बार हम देखते हैं कि किसी भी जल के अंदर बाल घुले हुए हैं या बाल दिखाई दे रहे हैं, बाल तो अंदर गिरे हुए हैं, या कोई किसी पदार्थ के कण हैं वो दिखाई दे रहे हैं, किसी जंतु की जो हल्की संरचना वो दिखाई दे रही है, तो वो शुद्ध जल नहीं होगा।
वो क्या होगा, अशुद्ध जल की श्रेणी में आएगा। इस शुद्ध जल में किसी प्रकार की अगुणसी अशुद्धियां नहीं दिखाई देनी चाहिए। नंबर 3, रंग उसका रंगहीन होना चाहिए, रंगहीन होना चाहिए। यानी शुद्ध जल जो होता है वो ना तो मटमैला होगा, ना किसी प्रकार का रंग लिए हुआ होगा, वो एकदम रंगहीन होगा। फिर नंबर 4, भरपूर ऑक्सीजन युक्त होना चाहिए, भरपूर O2 युक्त होना चाहिए। ठीक है, भरपूर O2 युक्त होना चाहिए। ये शुद्ध जल के गुण के बारे में हम बातें करते हैं। ऐसे जल का उपयोग हम प्राकृतिक स्रोत जैसे कुआं है या हैंडपंप है या झरने हैं, नदी है, तालाब है या वर्षा जल है, इनके अंदर ये उपस्थित होता है। उनको जब हम इस स्थिति में पाते हैं उस जल को, तो हम कहेंगे कि वो जल शुद्ध है। और अगर इसकी विपरीत गुण उसमें पाए जाते हैं तो कहेंगे कि वो अशुद्ध होता है। ठीक है, अब इस जल हमारे लिए कह सकते हैं कि अशुद्ध जल से हमें क्या क्या हानि होती है, यानी शुद्ध जल ही हमें क्यों चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अशुद्ध जल से होने वाली हानियां, इनके बारे में बात करेंगे। अशुद्ध जल से होने वाली हानियां, कहने का मतलब अशुद्ध जल का उपयोग करेंगे तो हमारे शरीर पर क्या हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं, उनके बारे में आप बात करते हैं। तो हमें पता है कि जल ही जीवन है, तो अशुद्ध जल का उपयोग हम लगातार करते हैं तो हमें कई प्रकार की हमारे शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। और हमें पता है कि जल जो अशुद्ध होता है वो कई रोगों का स्थानांतरण करने का माध्यम भी होता है। तो जल अशुद्ध जल से जो जो हानि होती है वो जो हमारे कोर्स में है उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले अशुद्ध जल से जो बीमारी होती है वो होती है कर्मी युक्त या कर्मी के कारण से, कर्मी युक्त कर सकते हैं यहाँ पे, कर्मी युक्त रोग। नंबर दो मच्छरों के कारण से उत्पन्न रोग। नंबर 3 पाचन तंत्र से संबंधित रोग। ये इसके अलावा प्रोटोजोआ जनित रोग। ये अशुद्ध जल के कारण से होते हैं। यहाँ हमारे जो भी प्रकार के रोगों के बारे में बात की गई है, एक तो कर्मी युक्त रोग के बारे में बात की गई है, एक पाचन तंत्र से संबंधित रोग। तो पाचन तंत्र से संबंधित रोग जैसे कि हैजा है, पेचिस है, अतिसार है, वमन है, उल्टी वमन आ गया, वमन है, दस्त है। ये कई हानिकारक प्रभाव हमारे होते हैं अशुद्ध जल के उपयोग के कारण से। कर्मी युक्त रोग के अंदर हमारी जो रेखा है वो है नाड़ु रोग, मोस्ट इंपोर्टेंट है नाड़ु रोग। नाड़ु रोग जिसे बाला रोग भी कहते हैं,
उसे क्या कहते हैं? बालारोग भी कहते हैं। इसका जो वाहक होता है उसका नाम है, उस गर्मी का नाम है, वैज्ञानिक नाम है ड्रैगनकुलस मैंडिनेसिस। ड्रैगनकुलस मैंडिनेसिस उसका वैज्ञानिक नाम है। इसका नारू रोग या बाला रोग फैलाने वाले गर्मी का। और इसका जो परपोषी होता है वो मानव होता है। परपोषी क्या होता है? मानव। कहने का मतलब यह जल के अंदर अंडे देता है। उस अंडे युक्त जलों का उपयोग अगर हम करते हैं तो ये हमारी छोटी आंत में जाकर वो अंडे पोषण प्राप्त करते हैं, और पोषण प्राप्त करते हैं तो वो छोटी छोटी या लंबी लंबी धागेनुमा संरचनाओं में बदल जाते हैं, और वहाँ से ही वो पोषण प्राप्त करते रहते हैं, और हम उस समय नारू रोग या बाला रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। इसमें जब वो ड्रैगनकुलस मैंडिनेसिस जो कर्मी है वह जब पूर्णतः वयस्क हो जाता है तो वो शरीर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, और बाहर निकलते समय वह फोड़े या फुंसी के रूप में, एक छिद्र के रूप में त्वचा से बाहर निकलने की कोशिश करता है। उस स्थिति को हम कहते हैं नारू रोग या बाला रोग। सन 2000 तक हमारे राजस्थान में, खास तौर से जहां पर बावड़ी या नाडियों वाले पानी का इस्तेमाल किया जाता है, यानी पश्चिमी राजस्थान में, वहां पर यह एक महामारी के रूप में उपस्थित था। सन 2000 के बाद में इसका कोई भी रोगी नहीं मिला है, अर्थात इसका समूल निवारण हो चुका है। फिर भी हमें अशुद्ध जल से बचना चाहिए, और इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जल को छानकर, उबालकर, या फिटकरी आदि रसायनों से शुद्ध करके उसका उपयोग करना चाहिए। फिटकरी या लाल दवा आदि से छान हमें शुद्ध करके उस जल का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि हम नारू रोग या अन्य किसी जो भी पाचन तंत्र से संबंधित रोग है या प्रोटोजनित रोग है उनसे बच सके। ठीक है। फिर अगला जो हमारे पोषण की कमी से या कह सकते हैं कुपोषण के कारण से या अधिक वसायुक्त भोजन ग्रहण करने के कारण से जो रोग होता है उसे कहते हैं मोटापा। उसे क्या कहते हैं? मोटापा। तो मोटापा रोग के बारे में हम यहाँ पे बातें करेंगे। मोटापा रोग सामान्य रूप से हम किसी व्यक्ति को कहते हैं वो मोटा है या वो पतला है। ये हमारी खुद की सोच होती है कि कौन से व्यक्ति हमें मोटा दिखाई देता है, कौन सा पतला दिखाई देता है, लेकिन विज्ञान उसको किस प्रकार से परिभाषित करता है उसके बारे में बातें कर रहे हैं। तो मोटापे की विज्ञान में जो परिभाषा है वह यह है कि जिस व्यक्ति के कमर के आसपास के क्षेत्र का आयतन 25 केजी प्रति मीटर स्क्वायर हो जाता है तो उस व्यक्ति में मोटापे की शुरुआत हो जाती है। मोटापे की शुरुआत
जाती है। और यदि यही आयतन 30 kg प्रति मीटर स्क्वायर हो जाता है, और यदि यही आयतन 30 kg प्रति मीटर स्क्वायर हो जाता है तो वह व्यक्ति मोटापे रोग से ग्रस्त होता है। मोटापे रोग से ग्रस्त होता है। मोटापे रोग से वो ग्रस्त हो जाता है। एक बार फिर देख लेना, जिस व्यक्ति के कमर के आसपास का क्षेत्र का आयतन 25 kg प्रति मीटर स्क्वायर हो जाता है तो उस व्यक्ति में मोटापे की शुरुआत हो जाती है। और यदि यही आयतन 30 kg प्रति मीटर स्क्वायर हो जाता है तो वो व्यक्ति पूर्णतः मोटापे रोग से ग्रस्त हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि मोटापे के कारण, यानी मोटापा किस कारण से होता है। तो मोटापा होने का मुख्य कारण है भोजन में वसा की मात्रा ज्यादा होना तथा जीवन शैली आरामदायक रखना इस कारण से मोटापा हो जाता है। जैसे कि हमें पता है कि वसा भोजन का महत्वपूर्ण अवयव होता है और यह आवश्यक भी होता है, परंतु हम वसा का उपयोग तो ले रहे हैं, भोजन में ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन हमारा शरीर उतनी क्रियाविधि नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण से वो मोटापा जो वसा है वो हमारे शरीर में जाकर हमारी जो त्वचा है उसके नीचे एक लेयर बनाने लग जाता है, जिसे हम अपनी भाषा में चर्बी कहते हैं। उस वसा परत के कारण से व्यक्ति के शरीर की जो संरचना है वो बेडो हो जाती है और जो कमर के हिस्से के आसपास का क्षेत्र है वो 25 kg प्रति मीटर स्क्वायर या 30 kg प्रति मीटर स्क्वायर हो जाता है, तो वो मोटापे से ग्रस्त हो जाता है। अब मोटापे से होने वाली हानियां, यानी मोटापे से जो हानियां कौन सी होती है उनके बारे में बातें करेंगे। तो मोटापे से होने वाली हानियों के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान से देखना। मोटापे से होने वाली हानियां, मोटापे से होने वाली हानियां। सबसे पहले तो मोटापे से ग्रस्त जो व्यक्ति होता है उसमें श्वसन संबंधित रोग उत्पन्न होने लगते हैं। ठीक है। नंबर 2, हृदय संबंधित रोग उत्पन्न होने लगते हैं, यानी हृदय से संबंधित विकृतियां जैसे कि रक्तचाप में बढ़ोतरी होना,
वो चीज़ें दिखाई देने लगती है। नंबर 3, अस्थि संध्यार्थी। अस्थि संध्यार्थी रोग, ये बड़ा अस्थि संध्यार्थी रोग। अस्थि संध्यार्थी रोग का मतलब है कि मोटापे के कारण से व्यक्ति की अस्थियां भी कमजोर होने लगती है। यानी मोटा व्यक्ति अचानक अगर गिरता है तो उसके जो कमर के अंदर या उसके जोड़ों के अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है, उस स्थिति को कहते हैं अस्थि संध्यार्थी। और वो थोड़ी सी ऊंचाई से अगर गिरता है तो उसकी हड्डियां भी फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं। हृदय संबंधित रोगों में आपको पता है कि रक्तचाप से संबंधित रोग इसमें आएंगे। रक्तचाप से संबंधित रोग, इसके अलावा हृदयघात, ये आते हैं। श्वसन संबंधित रोगों में श्वसन जो क्रिया होती है उसमें थोड़ी तकलीफ होने लगती है, जल्दी से उसकी सांस भरती रहती है, यानी श्वसन क्रिया में तेजी आती रहती है, कई बार सांस लेने में तकलीफ होती है। इस स्थिति को श्वसन संबंधित रोगों से जुड़ा जाता है। रक्तचाप से संबंधित रोगों में हाई ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है, ये रोग उसके हो जाता है और हृदयघात की भी संभावना रहती है। इसके अलावा मधुमेह यानी डायबिटीज, रोग भी उसके हो जाता है, यानी डायबिटीज रोग की होने की संभावना भी बढ़ जाती है। डायबिटीज यानी मधुमेह का मतलब है कि जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं वो अंतिम स्तर पे भोजन रस में रूपांतरित होता है, रस के रूप में, जिसे छोटी आंत अवशोषित करती है और उसमें अधिकांश भाग ग्लूकोज का होता है। और अगर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, अर्थात हमारा जो यकृत है वह ग्लूकोज को पूर्णतः ग्लाइकोजन में चेंज नहीं कर पाता है, तो उस स्थिति को हम कहते हैं मधुमेह या डायबिटीज रोग। ये रोग इसमें हो जाते हैं। अब इनसे बचने के लिए आपको जीवन शैली सुधारनी पड़ती है, नियमित व्यायाम करना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा वसायुक्त भोजन यानी जो तली हुई वस्तुएं हैं उनसे दूर रहना पड़ता है। इन सब चीज़ों की अगर सावधानी रखी जाती है तो हम मोटापे रोग से बच सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम नशीले पदार्थ के बारे में बात करेंगे, उनसे होने वाली कौन कौन सी हानियाँ हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। कोरोना महामारी के अंदर आप लोग पूरी तरह अपने घर पे सुरक्षित रहेंगे और ऑनलाइन स्टडी का आनंद लेंगे। रेगुलर आप इसको वॉच करेंगे और नियमित रूप से नोट्स बनाने हैं और जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है उसको पूर्ण करना है और समय समय पे जो टेस्ट लगते हैं उनको भी पूर्ण करना है।